नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके वाला पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाधिवक्ता MCQ, जिसमें हम देखेंगे ये सीटी, पुलिस, LDC और रीट और RS लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ और ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और सीटी और LDC के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप देखना कि PYQ और MCQ मिला लेना कि कौन से क्वेश्चन कौन से स्तर तक के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता जो पद है उसका प्रावधान लिखा हुआ है, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 194। तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान लिखा है जो लिखा हुआ है। आज का दूसरा क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? आपको ये बताना है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य का विधि सचिव। तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकार या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर महाधिवक्ता होता है। उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? आपको ये बताना है राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। श्री MS सिंघवी, श्री GSC सचलीवाल या श्री NL जैन या SK तिवारी। तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता GC कासलीवाल थे। आपका उत्तर हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में वर्ष 2026 में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? आपको बताना है करंट में महाधिवक्ता कौन है। MS सिंघवी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता या NM लोढ़ा या नरपतमल लोढ़ा। तो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। उत्तर हो जाएगा बी। छठा क्वेश्चन, आपको बताना है महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। तो नियुक्ति ही राज्यपाल करता है और अपना त्याग पत्र भी वह राज्यपाल को सौंपेगा। उत्तर हो जाएगा सी। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ होने के कारण महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय जोधपुर में है। उत्तर हो जाएगा सी। आठवां क्वेश्चन, महाधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति में किस पद के समक्ष योग्यता होनी चाहिए? आपको ये बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर या जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बराबर या विधि विश्वविद्यालय के डीन के बराबर। तो आपको बताना है अगर महाधिवक्ता बनना है तो उस व्यक्ति के समक्ष योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 165(1) में लिखा है। उत्तर हो जाएगा आपका बी। नवां क्वेश्चन, राजस्थान के विधिक इतिहास में एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता कौन रहे हैं? आपको बताना है कार्यवाहक महाधिवक्ता राजस्थान में कौन रहे हैं। MR काला या BP अग्रवाल या AK माथुर या CJ बाफना। तो AK माथुर हैं, वो महाधिवक्ता रहे हैं कार्यवाहक, एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता रहे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा सी। 10वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता का मासिक प्राश्रमिक वेतन कौन निर्धारित करता है? आपको बताना है अगर महाधिवक्ता कोई बनता है तो उसका वेतन कौन निर्धारित करता है। राज्य का विधानसभा या भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो महाधिवक्ता की मासिक वेतन राज्य का राज्यपाल निर्धारित करता है। उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन, क्या महाधिवक्ता एक पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी होता है? हाँ, नहीं, केवल राष्ट्रपति शासन के दौरान होता है। क्या विधानसभा की इंसा पर होता है? तो महाधिवक्ता एक पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। उत्तर हो जाएगा बी। 12वां, आपको बताना है महाधिवक्ता कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग कुछ है, गृह विभाग है, कार्मिक विभाग है या विधि एवं विधिक कार्य विभाग है या सामान्य प्रशासन विभाग है। तो निरंतर उन प्रशासनिक नियंत्रण के लिए नोडल विभाग विधि एवं विधिक कार्य विभाग होगा। उत्तर हो जाएगा सी।
13वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस महाधिवक्ता का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? आपको बताना है एस.एम. मेहता का, जी.एस. कासलीवाल का या बी.पी. अग्रवाल का, एन.एम. लोढ़ा का। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल सबसे लंबा जी.सी. कासलीवाल जो प्रथम महाधिवक्ता बने थे, उनका ही कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। 14वां क्वेश्चन, विधानसभा में महाधिवक्ता को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है सदन में बोलने का, सदन की कार्यवाही में भाग लेने का, सदन में मतदान करने का या समिति के सदस्य बनने का। तो उनको सदन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी प्राप्त है, जैसे सदन का बोलना, सदन में बोलना, सदन की कार्यवाही में भाग लेना, ये समिति के सदस्य बनने का इनका अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। 15वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता को किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 194(4) में ये लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेष अधिकार प्राप्त है। 16वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता के कार्यकाल के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है? आपको बताना है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 64 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद पर रहते हैं, या विधानसभा के कार्यकाल के समान 5 वर्ष। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रशांत पद पर रहते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक निकाय महाधिवक्ता को अपना पदेन सदस्य स्वीकार करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, राज्य मानवाधिकार आयोग या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राजस्थान में महाधिवक्ता विधिक निकाय बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, जो महाधिवक्ता स्वतः ही उसका सदस्य होता है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, उत्तर हो जाएगा बी। 18वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के संदर्भ में 10 वर्ष की विधिक अनुभव में क्या शामिल है? आपको बताना है केवल अधीनस्थ न्यायालयों के क्लर्क के रूप में कार्य, भारत के किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद या हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव, कानूनी फर्म में वित्तीय सलाहकार का कार्य या कानून मंत्री के रूप में 10 वर्ष की सेवा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के संदर्भ में भारत के, उत्तर हो जाएगा बी, भारत के किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद या हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन, यदि राजस्थान में सरकार बदलती है, मंत्री परिषद इस्तीफा देती है, तो महाधिवक्ता सामान्यतः क्या कदम उठाते हैं? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है वह अपने पद पर बना रहता है क्योंकि वह गैर राजनीतिक है। दूसरा है वह भी नैतिक आधार पर अपना त्याग पत्र दे देता है। तीसरा है उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चौथा, मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अगर सरकार गिरती है या सरकार बदलती है तो वह नैतिक आधार पर अपना त्याग पत्र दे देता है, उत्तर हो जाएगा बी। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित महाधिवक्ताओं में से कौन 2 अलग अलग कार्यकालों में इस पद पर नियुक्त हो चुके हैं? श्री बी.पी. अग्रवाल, श्री जी.एस. बाफना, श्री एन.एम. लोढ़ा। तो ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे महाधिवक्ता हैं जो अलग अलग 2 कार्यकाल में अपने पद नियुक्त हो चुके हैं, मतलब 2 बार बन चुके हैं, उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 22वां क्वेश्चन, क्या महाधिवक्ता पर निजी विधिक अभ्यास करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है? हाँ, वह कोई निजी केस नहीं लड़ सकता। दूसरा है नहीं, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है बेशर्त वह सरकार के खिलाफ ना हो। तीसरा, वह केवल फौजदारी केस लड़ सकता है। चौथा, वह केवल टैक्स से जुड़े मामले देख सकता है। तो उत्तर हो जाएगा बी, नहीं, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है बेशर्त वह सरकार के खिलाफ ना हो, तो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकता है या कर सकता है। 23वां क्वेश्चन, यदि राज्यपाल किसी अध्यादेश को लाने से पहले उसकी संवैधानिक वैधता जानना चाहता है तो वह विधिक राय किससे लेगा? मुख्य सचिव से, महान्यायवादी से, राज्य के महाधिवक्ता से या उच्च न्यायालय के किसी जज से? तो राज्य के महाधिवक्ता से अपनी राय लेगा। 24वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता को पद से हटाने के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया बताई गई है? विधानसभा में महाभियोग का प्रस्ताव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया, संविधान में इसे हटाने की किसी विशेष प्रक्रिया या आधार का उल्लेख नहीं है। चौथा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके। तो महाधिवक्ता के पद को हटाने के लिए संविधान में इसे हटाने कोई विशेष प्रक्रिया या आधार का उल्लेख नहीं लिखा हुआ है, उत्तर हो जाएगा सी। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान महाधिवक्ता कार्यालय की जयपुर खंडपीठ की स्थापना किस वर्ष उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के साथ क्रियाशील हुई? 1956, 1977, 1982 या सन 2000? तो सन 1977 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महाधिवक्ता का नहीं है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना, कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखना, राज्य के नागरिकों के निजी मुकदमों को मुक्त पेरी करना या राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधिक कार्यों को पूरा करना। तो उत्तर हो जाएगा सी, राज्य के नागरिकों के निजी मुकदमों पर मुक्त पेरी करना यह महाधिवक्ता का कार्य नहीं होता है, बाकी तीनों कार्य महाधिवक्ता के होते हैं। 27वां क्वेश्चन, विधानसभा के सत्र के दौरान महाधिवक्ता को किस मामले में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है? आपको यह बताना है। आपराधिक मामलों में, दीवानी या सिविल मामलों में या देशद्रोह के मामलों में या किसी भी मामले में नहीं? तो दीवानी या सिविल मामलों में महाधिवक्ता को गिरफ्तारी में छूट प्राप्त होती है।
ये क्वेश्चन आता है आरपीसी ऐसे क्वेश्चन पूछती है 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2 बार राजस्थान के महाधिवक्ता रह चुके हैं? श्री एस के तिवारी, श्री एस एम मेहता, श्री एन एम लोढ़ा। तो उपयुक्त सभी ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महाधिवक्ता हैं जो राजस्थान में 2 बार महाधिवक्ता रह चुके हैं। 29वां क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि से महाधिवक्ता को मिलने वाला प्राथमिक किस श्रेणी में आता है? आपको ये बताना है कि संचित निधि से जो वेतन भत्ते मिलते हैं महाधिवक्ता को मिलने वाले किस श्रेणी में आते हैं, आपको ये बताना है। बारित वे में, गैर बारित परंतु मतदान योग्य वे, या आकस्मिक नीति वे, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बी, गैर बारित परंतु मतदान योग्य वे, यह इसमें इस संचित निधि में बारित होता है। 30वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता के पद के लिए विधिक सीमाएं क्या है? आपको सीमाएं बतानी है। वह सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले के आरोपी का बचाव नहीं कर सकता। दूसरा है वह किसी कंपनी में निदेशक के पद सरकार की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। तीसरा है वह सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं ले सकता। चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों मामले ऐसे हैं जो महाधिवक्ता पद की विधिक समीक्षा करता है। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के महाधिवक्ता के संबंध में सही है? आपको बताना है सही कौन सा है। पहला है वह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या ये सही बात है? उसे राज्य विधानमंडल में मतदान का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है वह किसी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आपका तीसरा गलत हो जाएगा। और दूसरे में क्या कहा है? उसे राज्य विधानमंडल के मतदान का अधिकार प्राप्त है, मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आपका पहला ही राइट हो जाएगा, केवल एक सही है, वह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 32वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता के पद की योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने कम से कम 10 वर्ष तक भारत में किसी प्रशासनिक पद आईएएस पर कार्य किया हो। तीसरा है वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ये बताना है। केवल एक, केवल 2 या 3 है, केवल 1 और 3 है, केवल 1 2 3। तो आप इसमें से पूछे असत्य कौन से हैं, तो असत्य हो जाएंगे 2 और 3। वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 33वां क्वेश्चन, संदर्भ में महाधिवक्ता की शक्तियों के बारे में सत्य कथनों पर चुनाव करें। पहला है वह विधानसभा की किसी भी समिति का सदस्य नामित हो सकता है। क्या यह सही बात है? दूसरा है वह विधानमंडल के सदनों में सरकार की नीतियों का विधिक बचाव करने के लिए अधिकृत है। तो कूट क्या कह रहे हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना 2 दोनों सही। तो ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों कथन सत्य हैं, जिसमें कहा है कि विधानसभा किसी भी समिति के सदस्य नामित हो सकते हैं और वह विधानमंडल के सदनों में सरकार की नीतियों का विधिक बचाव करने के लिए अधिकृत हैं। 34वां क्वेश्चन, कथनों पर ध्यानपूर्ण पढ़े। आपको कथन दे रखा है। पहला कथन है महाधिवक्ता राज्य सरकार का एक पूर्णकालीन लोक सेवक नहीं माना जाता। दूसरा है उसे मासिक विधिक रिटेनर फीस मिलती है और वह निजी तौर पर मुकदमों की पैरवी करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस विकल्प में चुने आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 35वां क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष जिला न्यायाधीश के रूप में और 5 वर्ष राज्य उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है तो क्या वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है? आपको ये बताना है। पहला है नहीं, क्योंकि दोनों अनुभव अलग अलग 10 वर्ष के होने चाहिए। दूसरा है हाँ, क्योंकि संविधान के तहत न्यायिक पद और अधिवक्ता के अनुभव को मिलाकर कुल 10 वर्ष की अवधि मान्य की जा सकती है। तीसरा है केवल जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति दे। चौथा है नहीं, केवल अधिवक्ता का अनुभव ही गिना जाता है। तो आपको उत्तर हो जाएगा बी, हाँ, क्योंकि वह 10 वर्ष दोनों मिलाकर 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुका है तो वह मान्य होगा। 36वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता की प्रशांत पर्यंत स्थिति का वास्तविक विधिक अर्थ क्या होता है? राज्यपाल उसे अपनी व्यक्तिगत मर्जी से कभी भी हटा सकता है। दूसरा है राज्यपाल उसे केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की लिखित विधिक सलाह पर ही पद मुक्त कर सकता है। तीसरा वह उसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लिखित सहमति अनिवार्य है। तीसरा है वह केवल राष्ट्रपति शासन के दौरान ही हटाया जा सकता है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी, वह राज्यपाल उसे केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की लिखित विधिक सलाह पर ही पद मुक्त कर सकता है। 37वां क्वेश्चन, यदि किसी स्थानीय नगर निगम जैसे जयपुर नगर निगम है, जैसे सबसे बड़े 2 महानगर नगर निगम है और राज्य सरकार के बीच विधिक विवाद हो जाए तो महाधिवक्ता की स्थिति क्या होगी? आपको ये बताना है। वह नगर निगम की तरफ से केस लड़ेंगे, वह हितों के टकराव के कारण किसी भी पक्ष नहीं लेगा, वह केवल राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि नगर निगम राज्य के अंतर्गत होते हुए भी सरकार के अधीन एक निकाय है। वह मामले को मध्यस्थता के लिए दिल्ली भेजेगा। आपको बताना है इस स्थिति में महाधिवक्ता क्या करेगा? तो वह केवल राज्य सरकार के प्रतिनिधि करेगा क्योंकि नगर निगम राज्य के अंतर्गत होते हुए भी सरकार के अधीन है। उत्तर हो जाएगा सी। 38वां क्वेश्चन, आपको 2 सूचियां दे रखी है, उनको मिलान करना है। पहली सूची में जैसे PQR दे रखा है और 1 2 3 दे रखा है। तो महाधिवक्ता का विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में? आपको ये पूछा है। दूसरे में पूछा है सदन में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तीसरे में पूछा है महाधिवक्ता पद की स्थापना कब की गई या किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद पूछ रहा है। तो पहला पी महाधिवक्ता का विशेष अधिकार है अनुच्छेद 194 में, ठीक है। दूसरे में ये देखो सदन में बोलने का अधिकार अनुच्छेद 177 में है बोलने का अधिकार, और महाधिवक्ता पद की स्थापना अनुच्छेद 165 में दे रखी है। तो आपको उत्तर हो जाएगा बी। थोड़ा कठिन है लेकिन देखते हैं। डी फैक्टो सिद्धांत महाधिवक्ता के संदर्भ में किस प्रकार लागू होता है? आपको ये बताना है। पहला है यदि महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाई जाए तो उसके द्वारा किए गए पिछले सभी विधिक कार्य वैध रहेंगे। दूसरा है वह मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वास्तविक शासन बन जाता है। तीसरा है वह जजों के स्थानांतरण की फाइल सीधे बदल सकता है। चौथा है वह बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के सभी आदेश जारी कर सकता है। तो ये तीनों कोई मतलब नहीं है इनसे। पहला उत्तर आपका हो जाएगा यदि महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाई जाए तो उसके द्वारा किए गए पिछले सभी विधिक कार्य वैध रहेंगे। डी फैक्टो में ऐसा लिखा हुआ है। 40वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन विधिक रूप से असत्य है? आपको असत्य पूछा है। वह राज्य के कैबिनेट बैठकों में स्थायी सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। क्या यह सत्य है या सत्य है? वह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। वह सरकार की अनुमति के बिना किसी व्यवसायिक कंपनी का निर्देशक बन सकता है। तो आपको असत्य पूछा है, असत्य हो जाएगा पहला, वह राज्य की कैबिनेट बैठकों में स्थायी सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सकता। बाकी तीनों सत्य है। 41वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता की शपथ की विधिक स्थिति में संबंध आपको सत्य कथन बताना है। वह भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के तहत एक विशिष्ट प्रारूप में शपथ लेता है। दूसरा है संविधान की 3री अनुसूची में महाधिवक्ता पद के लिए किसी पृथक शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। तीसरा है वह केवल मुख्यमंत्री के समक्ष निष्ठा की शपथ रखता है। चौथा है वह उसकी शपथ का नियंत्रण भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो आपको सत्य कथन पूछा है, सत्य हो जाएगा बी, संविधान की 3री अनुसूची में महाधिवक्ता के पद के लिए किसी पृथक शपथ का प्रारूप, आपको सीधा सीधा यही याद रखना है, शपथ का प्रारूप संविधान में 3री अनुसूची में नहीं लिखा हुआ है।
42वां क्वेश्चन, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे अनुच्छेद 356 लागू हो तो महाधिवक्ता पद पर क्या विधिक प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना है। पहला है मंत्रिपरिषद भंग होने से उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है राज्यपाल और केंद्र सरकार के विधिक प्रतिनिधि के रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक उसे हटाया ना जाए, वह राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाता है। या चौथा, उसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियंत्रण में आ जाता है। तो आपका अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो आपको उत्तर हो जाएगा बी। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो महाधिवक्ता व राज्यपाल और केंद्र सरकार के विधिक प्रतिनिधि के रूप में जब तक कार्य करेगा जब तक उसे हटाया ना जा सके, उत्तर हो जाएगा बी। 43वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित महाधिवक्तों का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये कालक्रम वाले आजकल आरपीसी और आरएसएम और एलडीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे जीएस कासलीवाल, फिर एनएम लोढ़ा, तीसरा है एमएस सिंघवी, चौथा है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता तो अभी वर्तमान में तो लास्ट में चौथा एक में ही है, तो आपके लगातार सही हो जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले है जीएस कासलीवाल, फिर एनएम लोढ़ा, फिर है एमएस सिंघवी, फिर है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो आप एक ऑप्शन से ही पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष अधिकार महाधिवक्ता को अनुच्छेद 194 के तहत प्राप्त नहीं है, इसमें पूछा नहीं है। पहला है सदन की किसी भी विधिक कार्यवाही के प्रकाशन के प्रति पूर्ण संरक्षण करना। दूसरा है सदन में दिए गए किसी विधिक वक्तव्य के लिए न्याय के प्रति अनुत्तरदायी होना। तीसरा है किसी भी आपराधिक कृत्य की स्थिति में पुलिस गिरफ्तारी से पूर्ण और स्थायी विधिक मुक्ति। या चौथा है विधानसभा सत्र के दौरान गवाही देने के लिए न्यायालय के समन से अस्थायी छूट। तो अनुच्छेद 194 में लिखा हुआ है किसी भी आपराधिक कृत्य की स्थिति में पुलिस गिरफ्तारी से पूर्ण और स्थायी विधिक मुक्ति होगी। 45वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता और महान्यायवादी के पदों में मुख्य विधिक भिन्नता क्या है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में मतदान का अधिकार है, महाधिवक्ता को नहीं। दूसरा है महान्यायवादी और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, जबकि महाधिवक्ता का प्राथमिक क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर के न्यायालय हैं। तीसरा है महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता केवल एक वैधानिक पद है। डी, दोनों के पद और शक्तियों के दायरे में कोई विधिक अंतर नहीं है। तो आपको पूछा भिन्नता क्या है, तो भिन्नता बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, जबकि महाधिवक्ता का प्राथमिक क्षेत्राधिकार जो जिस राज्य में होगा, राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर जो न्यायालय आते हैं उनके सुनवाई कर सकता है। 46वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आरएसएलए में महाधिवक्ता की क्या विधिक हैसियत होती है, आपको ये बताना है। पहला वह इसका पूर्णकालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है। वह इसके शासी निकाय में एक वरिष्ठ पदेन सदस्य या सलाहकार के रूप में शामिल होता है। वह इसका पदेन संरक्षक इन चीफ होता है। या चौथा, उसका इस प्राधिकरण से कोई विधिक संबंध नहीं होता है। तो आरएसएलए का महाधिवक्ता में हैसियत है, वह इसके शासी निकाय में एक वरिष्ठ पदेन सदस्य सलाहकार के रूप में शामिल होता है, उत्तर हो जाएगा बी। 47वां क्वेश्चन, यदि कोई निजी व्यक्ति राज्य सरकार की किसी नीति को उच्च न्यायालय में चुनौती देता है तो सरकार के बचाव करने के लिए कोर्ट में वकालतनामा प्राथमिक कौन दायर करता है, आपको ये बताना है। दायर कौन करता है, ये बताना है। मुख्य सचिव, विधि सचिव या राज्य के महाधिवक्ता या उनके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी या संबंधित जिले का जिला कलेक्टर, उत्तर हो जाएगा सी, राज्य के महाधिवक्ता या उनके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त कोई भी महाधिवक्ता हो सकता है। 48वां क्वेश्चन, जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य 1993 बाद महाधिवक्ता के पद के किस विधिक पहलू से संबंधित है, आपको ये बताना है। विधानसभा में मतदान की शक्ति से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा से महाधिवक्ता और राज्य सरकार के बीच वकील मुबलिक के विधिक संबंधों में फीस का निर्धारण से या राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया से, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, महाधिवक्ता और राज्य सरकार के बीच में वकील मुबलिक के विधिक संबंधों की फीस निर्धारण से है। 49वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता के पद की विधिक मर्यादा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दे रखे हैं, उनको विचार करना है। वह पहला कथन है, वह अपने निजी विधिक अभ्यास में राज्य सरकार के किसी भी सार्वजनिक उपक्रम जैसे आरआईसीओ या आरएसआरटीसी के खिलाफ केस ले सकता है। दूसरा है, वह किसी भी आपराधिक मुकदमे में राज्य सरकार के लिखित अनुमति के बिना आरोपी को वकील बना सकता है, आरोपी का वकील बन सकता है, आपको ये बताना है। तो केवल एक सही है, इसमें पूर्ण सत्य कौन सा, केवल दोनों या दोनों कथन विधिक रूप से असत्य है, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, ये विधिक रूप से असत्य है, ऐसा कोई नहीं है। 50वां क्वेश्चन, महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक मार्गदर्शन और मित्र होता है परंतु वह न्यायपालिका का अंग नहीं होता, यह कथन किस विधिक तथ्य को रेखांकित करता है, आपको ये बताना है। पहला है, वह एक न्यायाधीश की तरह न्यायिक निर्णय नहीं दे सकता, उसका कार्य केवल कार्यपालिका को विधिक सहायता और न्यायालय में प्रतिनिधित्व देना है। दूसरा है, वह न्यायपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र होकर कानून बना सकता है। तीसरा है, वह मंत्रियों को बर्खास्त करने की विधिक शक्ति रखता है। चौथा है, वह विधानसभा अध्यक्ष के निर्णयों को सीधे बदल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पहला उत्तर हो जाएगा, वह एक न्यायाधीश की तरह न्यायिक निर्णय नहीं दे सकता और उसका कार्य केवल कार्यपालिका को विधिक सहायता और न्यायालय में प्रतिनिधित्व देना होता है। तो महाधिवक्ता को कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।